अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर अज़हरुद्दीन। अच्छा भाई, आज डिस्कस करना है कि सर्जरी फ़ाइनल ईयर में कैसे आपको कवर करनी है। सर्जरी का देखो इशू ये है कि लोग सर्जरी का नाम सुनते ही उसको बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझना शुरू कर देते हैं और इसकी तैयारी को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। देखो, सर्जरी का एक नुकसान तो ये है कि उसको याद तो रखना है, लेकिन फ़ायदा ये है, अगर JSMU के लेवल की बात करूँ तो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है। प्रिडिक्टेबल इस तरह से है, देखो S1 की पहले मैं अगर बात करूँ ना तो बड़ा ईज़ी इस सेंस पे हो जाओ कि S1 का ज़्यादातर पेपर 60 टू 70% पेपर पास पेपर से लगना है। ठीक है, ये सुन के मुझे भी काफ़ी शुरू में हैरानी हुई थी कि यार ये इस तरह से कैसे हो सकता है, लेकिन हमारा भी ऐसे ही आया था। ठीक है, तो अगर मैं पहले ही शुरू में बात कर दूँ, एंड के 2-3 दिन पढ़ लोगे ना तो भाई पास पेपर पहले करना। ठीक है, अब खैर उससे पहले आ जाओ, अभी तो शुरू में ही बन रही है वीडियो। देखो, S1 की अगर मैं बात करूँ ना तो S1 आपको ज़्यादातर बेली से कवर करना है। सही है, तो उसके लिए आपको टाइम भी बचाना है। अब उसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो सबको पता है, शॉक है, वुंड हीलिंग है, पीडियाट्रिक सर्जरी है, ट्रॉपिकल इन्फेक्शन है, सर्जिकल इन्फेक्शन है। लेकिन जो आपको बिल्कुल नहीं पढ़ने ना चैप्टर, हालांकि वो गाइड में है, वो सर्जिकल ऑडिट है, सर्जिकल एथिक्स है और एक लेप्रोस्कोपी वाला चैप्टर है। सही है, उसमें डिबेट है कि पढ़ना नहीं पढ़ना, लेकिन वो भी नहीं पढ़ना। सही है, वो नहीं आते उससे। सही है, आपका जो बहुत एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो पोर्शन है वो है पेरी ऑपरेटिव मैनेजमेंट। सही है, उसमें जो न्यूट्रिशनल वाला जो चैप्टर है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन उसमें एक चैप्टर है डे केस सर्जरी, वो नहीं पढ़ना। सही है, वो बड़ा चैप्टर है और उससे कुछ आता भी नहीं है। ट्रॉमा की बात करूँ तो ट्रॉमा छोटा सा एक पोर्शन है। सही है, वो हमने खैर पहले से ही पढ़ा होता तो हमारे लिए ईजी था, तो उसमें हमें इतना इशू नहीं हुआ था। बर्न्स का चैप्टर आपका आर्टरी वेंस लिम्फ नोड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टरीज वेंस लिम्फ नोड्स से बहुत आता है। अच्छा, S1 जो आपका ज़्यादातर पोर्शन है ना वो आपका बेली से कवर होगा, लेकिन इरफान मसूद का भी आपको साथ साथ लेके चल रहे हैं। अगर मैं बिलखुसूस पीडियाट्रिक सर्जरी वाला जो चैप्टर है उसकी बात करूँ तो वो इरफान मसूद में बहुत ज़बरदस्त लिखा हुआ है, आपको उससे कवर करना है। ठीक है, तो ये S1 में जो है वो इरफान मसूद और बेली जो है वो मिक्स चलता रहेगा। लेकिन अगर मैं S2 की बात करूँ ना तो देखो, S2 आपको प्योरली आपको इरफान मसूद से कवर करना है। वीडियोस में जो सेल्फलेस मेडिकोज़ है उसमें उन्होंने डोगर से पढ़ा है। ठीक है, और मेरे पास टू बी ऑनेस्ट इरफान मसूद नहीं थी, तो मैंने डोगर से जो है वो PDF डाउनलोड किया और सेल्फलेस मेडिकोज़ मैंने पहले करके उसको फिर डोगर से रीड किया, तो मेरे लिए बड़ी आसानी हुई थी। लेकिन ये बिलावजह बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। आप इस तरह से कर सकते हो कि भाई पहले आपने सेल्फलेस देख ली, सेल्फलेस के बाद आपने इरफान मसूद रीड कर ली, तो वो भी आपके लिए बड़ा आसान होगा, क्योंकि इरफान मसूद से चीज़ों को मैंने देखा है कि याद रखना बड़ा आसान है। तो S2 के लिए देखो, आप प्योरली इरफान मसूद के लिए जाओ। ठीक है ना, और किसी भी बुक पे नहीं आपको करना है। बच्चा 4 पे वाला हो या 2.1 वाला हो, दोनों का पेपर इरफान मसूद से ही निकलता है। सही है, अब S2 की बात की जाए ना तो देखो S2 लेंदी है, लेकिन जब मुझे एक चीज़ पता है कि यार हाइड्रोसील से ज़्यादा आना है, हाइड्रोसील से तो MCQ आना ही है, वेरिकोसील से आना है, कोलिडोकोलिथियासिस से आना है, आपका पैंक्रियाटाइटिस से 3-4 MCQ आना है, तो भाई मैं क्यों ना उस पर ज़्यादा फोकस करूँ। ठीक है, थायराइड से बहुत आते हैं, ब्रेस्ट से बहुत आते हैं MCQs। सही, ब्रेस्ट से तो 7-8 आते ही हैं। सही, तो देखो पहले तो मेजर जो टॉपिक्स हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करो। यूरोलॉजी की मैं अगर बात करूँ तो देखो, मैंने यूरोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर किया था, यूरोलॉजी पे मेरी ग्रिप थी, तो यूरोलॉजी से भी अच्छा खासा पोर्शन आता है। तो यूरोलॉजी में मेरे 90 टू 95% MCQ सही थे। तो ये इससे बड़ी आसानी हो जाती है कि आप किसी एक पोर्शन पे ग्रिप हासिल कर लें, वो अगर पेपर में लग जाए तो आपकी जो है वो बहुत आपको आसानी होती है। ठीक है, अच्छा देखो, इस तरह की कोई भी बेवकूफ़ी नहीं करनी कि S1 में आप बैठ के एंड में पूरी बेली पढ़ रहे हैं, इस तरह से कुछ नहीं करना, क्योंकि पहले ही बात हो चुकी है कि 60 टू 70% पेपर आपका पास पेपर से आना है। तो एंड में आपके उन्हें बैठ के करना ही सिर्फ पास पेपर है, चाहे जितने ज़्यादा पास पेपर हो। जो 1 लाइनर की आपका PDF आता है ना एंड में, मेरे ख्याल में आपका भी आता ही होगा, हमारा तो आता है भाई, वो ऑस्ट्रेलाइज बना के जो है वो सेंड करते हैं, तो वो करो, उससे आपका 60 टू 70% S1 का पेपर जो है वो उससे आता है। ठीक है, अच्छा देखो, बेली की अगर मैं बात करूँ ना तो जिनको सर्जरी में आगे कंटिन्यू करने का शौक़ है तो उनको पता है बेली बड़ी ज़बरदस्त बुक है, लेकिन अभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात चल रही है। लोग शुरू में बड़ा जो है वो जज्बाती होकर जो है बेली पढ़ रहा होता है, मैंने भी पढ़ी थी, लेकिन इंसान को जितना जल्दी रियलाइज़ हो जाए कि भाई इससे ये चीज़ें याद नहीं रहनी, वो उसको फिर उतना जल्दी जो है फ़ायदा होता है। लोग बैठ के पूरी पूरी बेली पढ़ रहे होते हैं, चीज़ें रिटेन नहीं रहती। सही है, वीडियोस की बात करूँ तो सेल्फलेस मेडिकोस देखो, क्योंकि उसने वो चीज़ों को उसने बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया, और प्रोसेस आपको बैठ के नहीं रीड करने, सिर्फ प्रोसीजर्स के आपको नाम याद रखना है, प्रोसीजर्स के जो पूरे लंबे चौड़े जो स्टेप्स हैं वो नहीं पढ़ने। ठीक है, तो जो है आपको उसमें टाइम ज़ाया नहीं करना।
बाकी फाइनल ईयर की बात करूँ तो भाई लोग सर्जरी और पीड्स को सबसे ज़्यादा मुश्किल समझते हैं, लेकिन देखो फाइनल ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमारा फाइनल ईयर का रिज़ल्ट आया, 5 से 6 रीटेक्स हैं मुश्किल से, सही है। उसमें भी 2-3 बच्चे तो एब्सेंट ही थे। और मैं अपने थर्ड ईयर की बात करूँ, थर्ड ईयर के बैच में हमारी 110 रीटेक थे, कहाँ 110 रीटेक और कहाँ 5 और 6। तो फाइनल ईयर में भाई रिज़ल्ट का सीन बड़ा चिल है। तो अपना बस बेसिक्स कवर करो, सही है। बहुत ज़्यादा कोई ओवर एफिशिएंट होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसा बताया S1 को आपको मिक्स करके चलना है, S2 में आपको फार्मासूट पढ़नी है। याद रखने के लिए सेल्फलेस मेडिकोज देखो, S1 में आपको 60 से 70% पास पेपर से लगेगा, S2 में भी बहुत लग जाता है यार, सही है। तो भाई अच्छे से करो पैंक्रियाटाइटिस वगैरह, और सर्जरी में ले आओ, A+ ले आओ, ठीक है।